मायके में पहुंचने पर अभिनंदा का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। देखने में तो लोग उसके साथ हो रही घटना चक्र के प्रति अपना रोष और दुख जता रहे थे, किंतु वास्तव में वे सभी अंदर से बहुत खुश थे, क्योंकि अभिनंदा अपने भतीजे को अपने राज्य का भावी राजा घोषित करने वाली थी। बैठे बैठाए बिना किसी युद्ध के उन्हें एक राज्य पर विजय मिलने वाली थी। कुछ ही दिनों में उनका 3 राज्यों का साम्राज्य होगा। राजमाता ज्ञाना से अधिक अब वे लोग मन ही मन चाहने लगे थे कि अभिनंदा निसंतान ही रहे। राजा वीरव्रत संतानोत्पत्ति के लिए कोई दूसरी शादी न कर पाए, इसलिए तो राजा देवदत्त, जबकि अभिनंदा का पिता है, उसे अपने पास बुला लिया है। अभिनंदा को अपने पिता और भाई भतीजों की घड़ियाली आंसू का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उसके पहुंचने से पहले ही वहां पर उसे पूरी तरह से अपने अनुकूल करने के लिए नीति बन चुकी थी। यह स्वाभाविक ही था कि कोई भी पुत्री अपने पिता और भ्राता पर पूरा विश्वास करती है। अभिनंदा भी करेगी। केवल एक माता ही थी जिन्हें अपनी पुत्री के निसंतान होने का असली दुख था। इसी एक असली दुख ने बाकियों के नकली दुखों का उसे एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मायके में वो ज्यादा वक्त अपने माता के समीप रहकर ही बिता रही थी। मंत्रियों एवं नीतिकारों के अनुसार राजा देवदत्त को अपनी पत्नी और पुत्री दोनों को ही भ्रम में रखना था। इसलिए उन्होंने कहा, महारानी, आपकी पुत्री को इस समय आपके स्नेह की आवश्यकता है। उसे भरोसा दो कि हम सब उसी के साथ हैं, ताकि उसका दुख कम हो सके। रात बीती। अगले दिन के लिए नीतिकारों ने पहले से ही ऐसा भ्रमजाल बुना था जिसमें अभिनंदा का पूरी तरह फंसना तय ही था। कई तरह की कल्पित शंकाओं के समाधान पहले से ही नियोजित थे, ताकि उनकी चतुराई पर उसे रंच मात्र भी शंका न हो और इस संसार में वह उन्हें ही अपना सबसे बड़ा हितैषी मानती रहे। गुरुदेव और राजमाता के बीच हुए संवाद का बड़ा गहरा मंथन हुआ था, और उसके बाद तो राज्य वैद्य और राजमाता के बीच का यही एक वाक्य कि अपनी योजना में वे सफल नहीं हो रहे हैं, उन्हें खुलकर कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। उसे बताया गया कि राजमाता ने वैद्य द्वारा उसके स्त्रीत्व को भंग इसलिए किया है ताकि वो सुनंदा के पुत्र को तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बना सकें, और यह उन्होंने गुरुदेव की सहमति से किया है। और यदि राजा वीरव्रत संतानोत्पत्ति के लिए दूसरा विवाह करते हैं तो तुम अपने ही राज्य में दासी बनकर रह जाओगी, जिसके साक्ष्य के लिए उसे कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए जिनका बड़ा ही दयनीय इतिहास था। इस तरह से डर और क्रोध ने रानी अभिनंदा का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। वह अपना आपा खो चुकी थी। राजमाता वैद्य और गुरुदेव को मृत्यु दंड दिलाने की बात कहने लगी और जिद पर अड़ गई। तब नियोजित योजना के तहत ही उसे विश्वास में लिया गया। राजा देवदत्त ने कहा, पुत्री, न्याय किसी जज्बात पर नहीं दिया जाता। राजमाता जिनका बड़ा पुत्र विस्थापित था, उसे स्थापित करने के लिए उनका ऐसा निम्न कार्य राजनीति में जायज ही है। और गुरुदेव का कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। उनकी पहुंच केवल हमारे तुम्हारे राज्य तक ही सीमित नहीं है। और वैद्यराज को राजमाता का आदेश पालन करने के कारण मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। हाँ, यदि यह सिद्ध हो जाए कि ऐसा करने के लिए राजमाता ने राजवैद्य को कुछ लालच दिया था और निजी स्वार्थ के चलते राज्यवैद्य ने ऐसा किया है, तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। और यही बात गुरुदेव पर भी लागू होती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा और उनका षड्यंत्र भी कामयाब हो जाएगा और आप कहीं की भी नहीं रहोगी। आपको शांत रहकर प्रजा से सहानुभूति प्राप्त करनी होगी और फिर उन्हें कठोरतम दंड दिलाया जा सकता है। अभिनंदा के अभिमान पर तमाम बुद्धियों और तर्कों का प्रहार करके उसके मन पर विजय हासिल कर ली गई और फिर राजा देवदत्त अपनी पुत्री अभिनंदा के साथ उसके राज्य में आकर राजा वीरव्रत से सारी घटनाओं पर उसी तरह से चर्चा की। राजा वीरव्रत राजमाता और गुरुदेव के इस घिनौने कृत्य से बहुत आहत हुए। उनकी आत्मा जिसे स्वीकार ही नहीं कर रही थी। तब आखिरी दांव राजा देवदत्त ने यह कहकर चला कि किसी निर्णय के पहले उन्हें इन्हीं तर्कों के साथ स्वयं राजमाता से मिलना चाहिए।
यदि यह सत्य साबित नहीं हुआ तो मैं खुद को दोषी मानकर राजमाता से क्षमा मांग लूंगा। यह सुनकर देवदत्त का अब और विरोध करने का साहस वीरव्रत के पास नहीं बचा था। इस तरह से एक अजय योद्धा पर राजा देवदत्त ने अपनी कूटनीति से मानसिक विजय प्राप्त कर ली और फिर मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यह हम सभी को मालूम है। फिर तुरंत वीरव्रत राजमाता के पास पहुंचकर उन पर रानी अभिनंदा का स्त्रीत्व भंग करने का आरोप लगाया, जिसे राजमाता ने स्वीकार कर लिया। तो अति व्यग्रता से वीरव्रत ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो राजमाता ने कहा कि वो सुनंदा के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं। वह हमारे ज्येष्ठ पुत्र का पुत्र है। इस पर वीरव्रत ने कहा कि आप अपनी मनोकामना की पूर्णता के लिए मुझे पुत्र से वंचित रखने के लिए सुनंदा की कोख उजाड़ दी। आप माता नहीं कुमाता हैं। इसका फैसला कल रात दरबार में होगा। इस कुकृत्य में संलिप्त सभी आरोपियों को दंड जरूर मिलेगा। यह कहकर वीरव्रत राजमाता की कक्ष से बाहर निकल गया। अगले दिन राज्यसभा में सभी को उपस्थित रहने के लिए राजा देवदत्त ने राजा वीरव्रत की तरफ से निर्देश जारी किया और राजमाता को भी राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा गया।